हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़मत पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं JSSC CGL 2021 को फोकस करके जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था, फिलहाल हम उसको कर रहे हैं। और अब जो नंबर सिस्टम का ये 8वां पार्ट होगा। ओवरऑल ये 12वीं क्लास होगी JSSC CGL के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि SI जो सब इंस्पेक्टर का PT हुआ था 2017 में, उसमें ये पूछा गया था। एक त्रिभुज के सबसे बड़े और छोटे कोणों का क्रमशः अनुपात 2:1 है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा ट्रायंगल का, लेकिन बेसिकली है ये नंबर सिस्टम पे बेस्ड, इसलिए मैंने इसको नंबर सिस्टम में ही डाल दिया है। तो ट्रायंगल है, उसके सबसे बड़े और छोटे कोण का क्रमशः अनुपात। ठीक है, आप इसको समझिए कि ट्रायंगल है, मान लीजिए ये आपको पता होगा कि सबसे पहले ट्रायंगल का ख्याल जो ही आए, ये तीनों जो एंगल है उसका तीनों का जो सम होता है ना, तीनों को मिला के क्या होता है 180 होता है। तीनों को ऐड करेंगे तो हमेशा 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सबसे पहले आपको ये हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अब दिया हुआ इसमें सबसे छोटा कोण और बड़े कोण का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो डेफिनेटली ट्रायंगल है तो उसमें तीन तरह के कोण, कभी कभी हो सकता है कि तीनों एंगल बराबर हो, कभी सभी डिफरेंट हो, कभी दो बराबर हो, एक डिफरेंट हो। इसमें जो छोटा कोण है और बड़ा कोण है उसका रेशियो दिया हुआ है हमें 2:1, है ना। तो अगर उसको मान लीजिए पहला जो एक सबसे बड़ा कोण है वो हो गया 2x और जो छोटा कोण है वो हो गया x, तो इसका मतलब इसका रेशियो हो गया 2:1 का। जब भी ऐसे रेशियो गिवन हो और उस एंगल को जब आप मानेंगे तो उसको उसी फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में x लगा देना है। ठीक है, तो बड़ा एंगल हो गया 2x, छोटा हो गया 1x यानी x। और त्रिभुज का जो दूसरा सबसे बड़ा कोण है वो 33 डिग्री का है। तो त्रिभुज में तो तीन कोण होते हैं। ठीक है, ये तो दो का हो गया, एक हो गया 2x, दूसरा हो गया x। एक कोण तो और है ना, तो वो दिया हुआ है हमें 33 डिग्री है। तो वो दिया हुआ है हमें 33 डिग्री है। ठीक, तो इस तीनों का सम क्या हो जाएगा 180। सबसे जो बड़ा कोण है और छोटा कोण है उसका रेशियो है 2:1। इट मीन्स जो सबसे जो लार्जेस्ट एंगल है दैट विल बी 2x एंड स्मॉलेस्ट विल बी x यानी 1x। फिर एक और जो एंगल है उसका वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ये 33 डिग्री है। ठीक है, तो वो ये 33 हो गया। इसका मतलब ये हुआ इस तीनों का जो योग होगा, एडिशन होगा, वो 180 होगा। तो अब देखिए ये हो गया हमारा 3x, 2x प्लस x 3x इक्वल टू 180 में से 33 माइनस कर देंगे। ठीक, 33 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 147। ठीक है, 147 हो जाएगा। तो यहां से x इक्वल टू निकल जाएगा कितना 147 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12, 2 3 9 जा 47। x इक्वल टू निकल गया 49 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन लास्ट में पूछ क्या रहा है, ट्रायंगल के सबसे बड़े कोण का 50% का मान क्या होगा। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ते वक्त कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी है, तेजी आपको दिखानी है उसको सॉल्व करते वक्त। क्वेश्चन को हमेशा बहुत आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो ये है कि जो सबसे बड़ा कोण है उसका 50% मतलब उसका आधा का वैल्यू क्या होगा वो हमें बताना है। तो x हो गया आपका 49, तो सबसे बड़ा कोण है वो है 2x, तो 2x हो गया 2x इंटू 49, 2x इंटू 49 इसका 50% मतलब इसका आधा, तो ये 2 कैंसिल 49 हो गया। तो पहले 2x हमने पता कर लेंगे और फिर उसका आधा कर देंगे तो डेट विल बी 49। वैसे आपको देखते ही पता चल जाएगा ये 2x है, उसका आधा x होगा तो ऑटोमेटिकली वो 49 ही होगा। इस तरह से इसका आंसर हो गया आपका 49। ये डी वाला इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इस एग्जाम में, SI सब इंस्पेक्टर PT जो हुआ था 2017 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कितना सरल था आप देख रहे हैं। बस आपको ये इसमें ये पता होना चाहिए था कि ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। बस प्रॉब्लम सॉल्व। अगला क्वेश्चन है जो कि एवरेज का क्वेश्चन है। जैसे 36 छात्रों का औसत वजन 50 kg है, बाद में पाया गया कि 37 kg को गलती से 73 kg पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या है। तो डेफिनेटली उससे औसत पे फर्क पड़ेगा कि जहाँ पे किसी एक स्टूडेंट का वजन जो है पढ़ना चाहिए था कितना 37 kg, ठीक है, गलती से उसको पढ़ लिया गया कितना 73
3 kg, तो डेफिनेटली वजन औसत पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है, उसको हमें फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले जो स्टूडेंट है ना क्लास में, उसका स्टूडेंट है 36, एवरेज वेट है उसका 50, तो क्लास के सभी छात्रों का जो कुल जो औसत है, कुल जो भार है ना, वो निकालेंगे। तो कुल भार कितना हो जाएगा, जो कुल भार हो जाएगा क्लास के स्टूडेंट का कुल भार सभी को मिला के, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 36 इंटू 50 करेंगे, क्योंकि एक का वजन 50 kg है एवरेज, तो टोटल को मिला के, सभी को मिला के कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 जा 30 और 5 3 जा 15 18, तो ये हो गया आपका 1800 kg, है ना। ये हो गया कुल, मतलब सभी छात्र जो भी स्टूडेंट है क्लास में 36 टोटल स्टूडेंट है, और एवरेज वेट है 50 kg, मतलब एवरेज वेट मतलब एक का वेट है 50 kg, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन एवरेज वेट है 50 kg, सभी को मिला के जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा 1800 kg। क्लास में जो सभी स्टूडेंट है वो सभी को मिला के भार, है ना। इस तरह क्वेश्चन में जब भी है तो पहले आपको क्या करना है, सभी कुल भार निकाल लीजिए, उसके बाद देखना है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब सही में टोटल भार कितना होगा, क्योंकि हमने एक जगह 37 की जगह पे ये सही है, ये सही था, ये गलत है, लेकिन हमने इसको लिख लिया है, तो वास्तविक कुल भार क्या हो जाएगा, ये तो इसमें तो कुल भार हो गया तो गलत हो गया, क्योंकि उसमें हमने गलत ले लिया था। तो वास्तविक जो कुल भार हो जाएगा, वास्तविक भार कितना हो जाएगा, कुल भार वो हो जाएगा हमारा 1800 तो है, ठीक, उसमें से एक गलत हो गया था, तो जो गलत है ये वाला उसको हम माइनस कर देंगे 73, ठीक, और एग्जैक्ट में जो सही है फिर उसको प्लस कर देंगे, उसको हम प्लस कर देंगे। तो अब जो निकलेगा वो सही में जो कुल भार है वो निकल जाएगा, जो गलत था उसको हमने माइनस कर दिया, जो सही था उसको हमने ऐड कर दिया, तो अब जो निकलेगा वो सही भार निकलेगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1800 माइनस हो जाएगा 36, ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा 1764 kg। अब हो जाएगा ये एग्जैक्ट में वास्तविक क्लास का कुल भार हो जाएगा 1764 kg, 1800 में से माइनस करेंगे तो 1764 kg ये आपका आ जाएगा। अब क्या है, तो औसत क्या हो जाएगा, अब से वास्तविक औसत क्या हो जाएगा, इसी अब तो सही में कुल भार तो ये हुआ, तो 1764 को डिवाइड कर देंगे हम कितना से 36 से। अब 1700 एग्जैक्टली तो कुल भार ये हुआ, तो कुल भार ये हुआ और टोटल स्टूडेंट इतना है, छात्र इतने हैं, तो टोटल को जब नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या एवरेज निकल जाएगा, ये औसत निकल जाएगा, और ये होगा हमारा, अब कैंसिल कर लेते हैं, 6 6 जा 36, है ना, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, ये हो गया आपका 12 भी 56 हो गया, 6 8 जा 48, इस 56 है, 6 9 जा, ठीक है, 6 9 जा हो गया 54 और 2 हो गया, ये हो जाएगा 6 4 जा, ये हो गया 294। अब फिर से एक बार और कैंसिल होगा तो 6 7 जा 6 5 जा नहीं 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 हो गया, 6 4 जा 24, ये 5 तो 6 9 जा, अच्छा कि 54, मतलब 49 kg जो हो गया एग्जैक्ट में, वास्तविक में क्या होगा औसत होगा, तो ये 49 kg, ये होगा हमारा दूसरे वाले का आंसर। वैसे भी आप इसको कॉमन तरीके से भी बिना सॉल्व किए हुए भी कर सकते हैं। उसका तरीका देखिए क्या है, जब 36 छात्रों का औसत भार 50 kg है तो क्या होगा, जब 37 kg के बदले 73 kg लिखा गया है ना, तो डेफिनेटली अब क्या होगा, औसत भार कुछ ना कुछ कम होगा, 50 kg से कम ही होगा ना, क्योंकि जब जहां पे होना चाहिए था 37 kg वहां पे हमने पढ़ लिया 73 kg, तो अब क्या होगा 50 kg से कुछ ना कुछ तो जरूर कमेगा औसत भार। अब इसमें देखिए आप बाकी जो भी ऑप्शन है, ये 50.5 kg, ये है 51 kg, ये है 52 kg, एक ही ऑप्शन है जो 50 से कम है, तो आप बिना सॉल्व किए हुए आप इसको बिना सॉल्व किए हुए इस आंसर को आप फाइंड कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो। लेकिन ये मैंने आपको ये
प्रोसेस बताइए। हमेशा ऐसे आप नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि सभी ऑप्शन जो है 50 से कम ही हो, उस केस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चूंकि जेएसएससी का एग्जाम का जो शेड्यूल है वो अभी डिक्लेयर कर दिया गया है आयोग के द्वारा, इसलिए अच्छे से करना है। मैथ्स में 20 में 20 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ। और नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आता है। आप किसी भी एग्जाम में देखिए, जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम लिया जाता है उसमें सभी में नंबर सिस्टम से अगर 20 क्वेश्चन टोटल है तो 5-6 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से मिलेगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो होता है मेंसुरेशन का। इसलिए नंबर सिस्टम का इतना पार्ट बन रहा है, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो क्लास भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अमीन राजस्व कर्मचारी एग्जाम 2017 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन देखिए, इसी जो पीटी था उसी का ये मेंस था, एसआई मेंस 2017 में, उसमें पूछा गया है। ये देखते हैं, दो निरंतर विषम संख्या है ना, दो निरंतर विषम संख्या के वर्गों का योग 290 है। इसको आपको समझना है कि जब भी सम संख्या या विषम संख्या क्रमागत हो, यहाँ पे निरंतर मतलब क्या, कंटिन्यूटी में, मतलब गैप नहीं है। अब ये ध्यान रखिए, आपको पता है कि एक अगर सम संख्या जो भी है उसका अगला उसमें 2 ऐड करने पे, अगला 2 ऐड करने पे मिलता जाता है। उसी तरह से अगर विषम संख्या कोई भी है पहला, उसमें 2 ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट हमें मिलता जाएगा। जैसे मान लिए ये विषम संख्या 3 है, अगला क्या होता है 5, अगला क्या होता है 7। कैसे, हम 2 ऐड करते जाते हैं, इसमें 2 ऐड किया तो ये आया, इसमें 2 ऐड किया तो ये। उसी तरह से अगर सम संख्या है तो इसे 2 है, ठीक है, इसमें अगला होता है 4, अगला होता है 6, तो इसमें 2 ऐड किया तो ये आया, फिर इसमें 2 ऐड किया तो ये। तो जब भी विषम संख्या या सम संख्या का जो निरंतर संख्या हो तो उसमें 2 का डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे तो हमें संख्या दे नहीं हुआ है, दिया नहीं हुआ, लेकिन ये दिया हुआ कि निरंतर है, निरंतर विषम संख्या। इसका मतलब हमने एक अगर माना x तो दूसरा ऑटोमेटिकली होगा x+2, है ना। जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस पे अगला मिलता जाता है, उसी तरह से हमने पहला मान लिया x तो दूसरा हो जाएगा x+2। उसी तरह से अगर सम संख्या के बारे में भी कहा जाए कि निरंतर सम संख्या, उस केस में भी आपको x और x+2 ही लेना है। अगर और तीसरा होगा तो x+4 हो जाएगा, चौथा होगा तो x+6 हो जाएगा। 2 ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट इवन नंबर या ऑड नंबर हमें मिलता जाएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ, उसी तरह से जो नेचुरल नंबर का है, अगर बोला जाए आपको निरंतर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, तो वो एक ऐड करके मिलेगा आपको। जैसे 1 में ऐड करेंगे 1 और तो 2 में 1 और किया तो 3, तो ये हो गया निरंतर प्राकृतिक संख्या। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 निरंतर विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो दोनों को वर्ग करेंगे x² प्लस x+2², है ना। ये इसका वर्ग हो गया पहले वाले का, ये दूसरे वाले का। इस वर्गों का योग दिया हुआ हमें 290 है, ठीक है। वर्गों का योग दिया हुआ 290 है। उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, डेफिनेटली ये वाला होगा छोटी, ये होगा उससे बड़ी। तो x क्या वैल्यू हमें पूछ रहा है, जबकि उसके वर्गों का योग दिया हुआ 290 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया x², ये आपको पता है a+b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² यानी 4 प्लस 2ab मतलब 4x, है ना, इक्वल टू हो गया 290। ठीक है, अब यहां से देखिए ये 2x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 290 हो गया। यहां पे 2 से सब कॉमन हो रहा है ना, इस सब में 2 कॉमन है, तो ये हो गया हमारा x² प्लस 4 हो गया 2x प्लस हो गया 2, और चूंकि यहाँ पे 2 कॉमन है तो ये 2 अब यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया हमारा 145, ये हो गया 145 हो गया। तो अब उसी तरह से क्या करेंगे, अब देखिए ये निकाल लेंगे तो ये हो गया x² प्लस 2x, ये हो जाएगा -143 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम बहुत आसानी से इसको पता कर सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं x²
प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0 हो गया। फिर ये हो गया हमारा, यहाँ पे x कॉमन आ गया, ये हो गया x प्लस 13, फिर ये हो गया आपका यहाँ पे माइनस x प्लस 13 हो गया। ये यहाँ पे 11 कॉमन आएगा तो ये भी हो जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ पे फिर x प्लस 13 कॉमन आ गया तो x प्लस 13 और ब्रैकेट में x माइनस 11 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 इक्वेट करेंगे तो x प्लस 13 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू -13। तो निगेटिव में ये नंबर कभी हो नहीं सकता, सम संख्या विषम संख्या जो होगा निगेटिव में नहीं होगा। तो ये आपका एग्जैक्टली x इक्वल टू -11 आ गया, यहाँ से आ गया 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा 11। तो 11 जो होगा वो हमारा आंसर हो गया। अगर दूसरा वाला पूछेगा तो x प्लस 2 होगा, मतलब 11 प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 13। तो लेकिन चूंकि हमें छोटा वाला पूछ रहा है तो ये आंसर हमारा 11 ही होगा। ये हो गया तरीके से सॉल्व करना, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। ये तो सिखाने के लिए मैंने बोला कि कंसेप्ट, आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये जानना बहुत ही आवश्यक है ना। तो उस ऐसे में क्या होगा कि कभी आप नहीं अगर बना पाए ट्रिक से तो बहुत आसानी से आपको कंसेप्ट पे भी सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्ट के आधार पे। इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए, सिंपल सी बात है, दो निरंतर विषम संख्याओं के वर्गों का योग 290 है, ठीक है। अब इसमें सीधा ना इसको ना ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, मतलब आप आंसर से जो ऑप्शन है ना उसी में से आप आंसर फाइंड कर लें। देखिए पहले ये x है, ये 290 है, तो देखिए पहला वाला अगर हम करें तो 11 अगर होगा छोटी संख्या तो दूसरा होगा कितना 13, है ना। तो 13 11 दोनों का योग है ना, ये हो गया आपका 121, ये हो गया 169। तो देखिए 9 1 10, 6 2 8 1 9 और 1 1 2, पहले वाले में ही आपको आंसर मिल गया सीधा। और इसमें नहीं होता तो 13 लेते फिर 15 लेते। तो ऐसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिना कंसेप्ट यूज किए, बिना तरीके को यूज किए, कुछ सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चेक करना है इसको, पहले आंसर से ही हमें जो ऑप्शन है उसी से आंसर मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो पहला 11 आंसर है, अगर छोटी संख्या 11 होगा तो उससे बड़ी वाली क्या होगा 13, x प्लस 2, अगला वाला जो विषम संख्या है वो 13 होगा। तो जब 11 और 13 होगा तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे, 11 स्क्वायर और 13 स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का स्क्वायर को ऐड करना है, दोनों को ऐड करेंगे तो अगर 290 ये आ गया तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया होगा। तो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करते हैं, और कुछ ही सेकेंड में सॉल्व करने का तरीका भी आपको अच्छे से पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पूरक संख्याओं में से, दो पूरक कोणों में से बड़ा कोण दूसरे से 22 डिग्री अधिक है तो बड़े कोण का मान क्या है। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पूरक यानी पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री, दो तरह के एंगल होते हैं। पूरक यानी कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। यही कंप्लीमेंट दो एंगल जैसे x है एंड y है, दो एंगल है, अगर ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री है यानी पूरक है तो इस दोनों का सम जो होगा वो 90 होगा। अगर दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है तो इस दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि दो एंगल आपस में कंप्लीमेंट्री या पूरक तब होगा जब दोनों का सम 90 होगा, सप्लीमेंट्री तब होगा जब दोनों का सम 180 होगा। अगर ये आपको पता है तो आपका क्वेश्चन हो गया यहीं पे सॉल्व, क्योंकि पूरक है मतलब दो कोणों का योग 90 होगा। जब 90 होगा, इसमें दे रखा है जो पहला एक जो है दूसरे से 22 अधिक है, एक जो है दूसरे से 22 अधिक है, तो मतलब एक अगर x माना हमने तो दूसरा क्या होगा x प्लस 22, x प्लस 22। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दोनों पूरक है यानी सप्लीमेंट्री है, सॉरी कंप्लीमेंट्री है, साथ में बड़ा कोण जो है दूसरे से 22 अधिक है। तो छोटा अगर हमने x माना तो बड़ा हो जाएगा x प्लस 22। इसी दोनों का सम 90, क्लियर, क्योंकि दोनों आपस में क्या है कंप्लीमेंट्री है। जो ही कंप्लीमेंट्री होगा तो हमने देखा तो उसका सम होगा 90, तो दोनों का सम हो गया 90। तो यहाँ पे देखिए 2x
x प्लस एक्स 2x इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 22। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 90 में से 22 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, ये 68 बाई 2 हो गया, ये हो गया हमारा 34 डिग्री। कौन सा एंगल हो गया, छोटा वाला यानी x वाला। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमें, तो बड़े कोण का वैल्यू पता करना। बड़े कोण, तो बड़ा कोण कौन सा होगा, x ये वाला, यानी x प्लस 20 मतलब 34 प्लस एक्स प्लस 22 है बड़ा कोण। तो 34 प्लस 22 मतलब 4 2 6 एंड 3 2 5 यानी 56 डिग्री इसका आंसर होगा। ये आपको ध्यान से देखना है कि पूछ क्या रहा है। 56 में बड़े कोण का मान पूछ रहा है, तो बड़े कोण का वैल्यू x, तो छोटा कोण होगा, बड़ा कोण होगा x प्लस 22 यानी 34 प्लस 22 वो हो जाएगा 56 डिग्री। ये भी SI मेंस 2017 में जो सब इंस्पेक्टर का जो मुख्य परीक्षा हुआ था 2017 में, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ही एग्जाम में नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम को कभी इग्नोर नहीं करना है। और नंबर सिस्टम का ये तो अभी मैं JSSC में पूछे गए नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन एक नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आपको नंबर सिस्टम अच्छे से समझना है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे भी आप आजबत पाठशाला सर्च करके उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको नंबर सिस्टम मिलेगा, वहाँ से नंबर सिस्टम को आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। फिर आपका नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वैसे हम पहले ही नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन को जो JSSC में पूछा गया है लगभग सभी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन को सिर्फ छोड़ रहे हैं जो कि एक सेम टाइप का है उसको हमने छोड़ा, बाकी जो भी अलग टाइप के हैं सभी को हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ने पर वह 5/4 हो जाता है एवं हर में 6 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। तो हमें भिन्न क्या है वो पता करना है। ठीक है, अब देखिए पहले कंसेप्ट पे समझ लेते हैं कि बेसिकली इसको कंसेप्चुअली कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि भिन्न जब होता है तो कोई कुछ हर होता है, कुछ ये अंश हो गया, इसको हम लोग अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश यानी न्यूमरेटर और नीचे वाले को हर यानी डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्योंकि हमें भिन्न नहीं पता तो भिन्न हमने मान लिया कि x/y है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ते हैं तो वह 5/4 हो जाता है। तो भिन्न ये है ना, भिन्न के अंश में 3 जोड़ना है मतलब x प्लस 3, ये तो नीचे में कुछ नहीं कह रहा है तो ये y हो गया। तो भिन्न क्या हो जाता है उस केस में, भिन्न हो जाता है 5/4, भिन्न हो जाता है 5/4। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 12 इक्वल टू 5y। ठीक है, ये ऐसे किया हमने कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे करते हैं, ये ऐसे। तो ये हो गया x इंटू 4 4x, 3 इंटू 4 12, y इंटू 5, ये हो गया हमारा y इंटू 5 तो 5y हो गया। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर उसी तरह एक और कंडीशन दिया हुआ है कि अगर हर में 6 जोड़ते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाता है। ये पहला सिचुएशन था, ये पहला वाला था सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर हर में भिन्न का जो हर है उसमें 6 जोड़ते हैं। अब क्या करना है आपको, हर में 6 जोड़ना है। ठीक, ये हाफ हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो यहां से देखिए 2x इक्वल टू आ गया आपका y प्लस 6। तो यहां से क्या करेंगे हम, इस वाले में से y का वैल्यू अगर पता करें तो y हो जाएगा 2x माइनस 6, है ना। यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 2x माइनस 6 आ जाएगा ना, क्योंकि y हमने यहाँ पे निकाल लिया, y को अपने प्लेस पे छोड़ा तो 6 इधर आ जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 6। अब क्या ऐसा हमने इसीलिए किया, यहाँ से y निकाल के इस y का वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे, इसको यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो गया 4x तो है ही, हम x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे पहले, प्लस 12 हो गया इक्वल टू 5, y के प्लेस पे इसको हमने पुट कर दिया। अब ये देखिए सारा x में ही आ गया, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। ये हो गया, पहले इसको ब्रेक कर लें, 4x प्लस 12 इक्वल टू 10x
माइनस, ये 30 हो गया। अब 10x है, ये 4x है, उधर चला गया तो ये हो जाएगा 10x माइनस 4x, ये हो जाएगा 6x। अब जो x वाला उधर गया तो ये डिजिट वाला इधर आ जाएगा, नेगेटिव 30 है, यहाँ आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 30 प्लस 12 ये हो जाएगा 42, ये हो गया 42। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 42/6 मतलब 7, ये आ गया 7। अब जब x का वैल्यू हमें मिल गया 7, अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 × 7, क्योंकि यहाँ पे 2x है, 2 × 7 माइनस 6, तो ये 14 हो जाएगा, 14 माइनस 6 तो 8 हो जाएगा। x y का वैल्यू आ गया, x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 8। तो भिन्न जो हमने माना था वो हो जाएगा 7/8, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब 7/8 पहला वाला जो है हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हो गया, आपको कंसेप्चुअली हमने इसे सॉल्व करते हैं। जब भी अंश फ्रैक्शन पे भिन्न पे क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि क्या किस में ऐड करना है, उसके बाद क्या रिजल्ट आ जाता है, उसी के हिसाब से आप चलेंगे। तो एक से x का वैल्यू या y का वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में हम प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, आप इसको जल्दी में कैसे, ट्रिक से कैसे करते, तो फिर वही यूज करेंगे आप, जो ऑप्शन है आंसर का, उससे हम जो ऑप्शन से हम आंसर फाइंड कर लेंगे। कैसे, आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे 3 जोड़ें, हर में अंश में 3 जोड़ना है। तो ये क्वेश्चन पहला वाला देखिए 7 है, ठीक, इसमें 3 जोड़ना है, हर में कुछ नहीं करना। ये 8 हो, ये 8 है, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 10/8 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका 5, 2 5 जा 2 4 जा, ये 5/4 हो गया, जो कह रहा है 5/4 हो गया। ठीक है, अब कोई कह रहा है कि हर में 6 जोड़ें, तो इसी को सर्च फिर से करेंगे, हर में 6, 8 + 6 जोड़ें, 8 + 6 ये कितना हो गया 7/14, तो ये हो गया हाफ। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम चूंकि फाइंड किए हैं इसलिए आपको याद होगा, पता है, लेकिन अगर ऐसे ही अगर इसमें नहीं आएगा तो इसमें चेक करेंगे। तो ऐसे ही इसमें पहले में आ गया तो हमारा किस्मत अच्छा था, ये पहले ऑप्शन से हमारा आ गया। लेकिन अगर इसमें नहीं आता तो वही प्रोसेस हम इसमें करते, पहले अंश में कितना 3 ऐड करते, 6 + 3 करते, क्या आता, अगर 5/4 आ जाता तो फिर हम हर वाला भी ट्राई करते। अगर उसमें पहले वाले में अगर 5/4 नहीं आएगा तो वहीं पे उसको छोड़ के अगले वाले में चले जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें पहली बार में ही आ गया। तो ऐसे कंसेप्चुअली कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैंने बताया, साथ में जल्दी में ट्रिक से कैसे ऑप्शन से आंसर की तरफ, ऑप्शन से कैसे आंसर पता करते हैं उसको भी मैंने बताया। तो आपको दोनों जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कंसेप्ट से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा लेंदी या थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करेगा तो कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर ये मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो ये जो चैनल है अल्बर्ट पाठशाला, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।